सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में बात होगी इंडियन पॉलिटी और डीआई टेस्ट जो हुआ था कल मैंने लिया था 20 अक्टूबर को। उसका जितना भी क्वेश्चन मैं दिया था टेस्ट में उसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। ये जो टेस्ट हुआ था इसके पहले से बता दूं कि 4 अक्टूबर को मैंने जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें कि बताया था कि पर डे कुछ ना कुछ टॉपिक में देता था और उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन देता था डेली लिखने के लिए, प्लस एक डीआई क्वेश्चन देता था। और इसका 2 क्वेश्चन जीएस का और 1 क्वेश्चन डीआई का ये सॉल्व करके उसी दिन रात 10 बजे तक ग्रुप में सबमिट करना होता था। फिर मैं उसका चेक करके रिव्यू करता था वीडियो बना के, फिर देन जो है उसका उस क्वेश्चन का मैं ग्रुप में मॉडल आंसर प्रोवाइड कर देता था। अब इंडियन पॉलिटी लगभग 7-8 दिन चला था पर डे के हिसाब से। अब जब इंडियन हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया तो उसका एक फुल टेस्ट हुआ था इंडियन हिस्ट्री का कल 20 अक्टूबर को, और 2 क्वेश्चन डीआई भी सॉल्व करना था। तो जो कल जो टेस्ट इंडियन पॉलिटी का हुआ है उसी का सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है अब कल से जो है कल 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर से अब जो जीएस पॉलिटी में फॉर जीएस सेकंड पेपर में जो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और बिहार का इकोनॉमी और ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ। क्योंकि जो जीएस पेपर सेकंड है उसमें 3 सेक्शन है, एक जिसमें पॉलिटी आता है, दूसरा इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड बिहार का उससे रिलेटेड पूछता है, और तीसरा आपका साइंस टेक है। तो अब नेक्स्ट लगभग 8 या 10 दिन जो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड बिहार चलेगा कल से। और ये कल से आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा कैसे कैसे होगा, वहाँ भी वही टॉपिक वाइज आपको डेली सेटिंग कराया जाएगा। फिर जब पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो पूरा उसका एक सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। ये जो इंडियन पॉलिटी का समझिए एक तरह का सेक्शन टेस्ट ही था, सेक्शनल टेस्ट तक पूरा की आपका सब्जेक्ट एक साथ हो जाए। इससे क्या होता है ना कि एक तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी हो जाता है। मेरा जो प्रोग्राम ये लॉन्च किया हूँ मैं, इसका सिस्टम मेरा पर्पस ये है कि एक तो टॉपिक वाइज आपका डिवाइड हो जाए, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, वो बाकी एक बार पूरा ओवर रिवाइज हो जाए। ये तो फर्स्ट राउंड है। जब फिर इस तरह का जब प्रोग्राम पूरा हो जाएगा फिर हम फुल टेस्ट की ओर आएंगे। जब फुल टेस्ट में पूरा जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डीआई रहेगा, फिर सेकंड पेपर में तीनों सेक्शन रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और साइंस टेक रहेगा। इस तरह से करने से क्या होता है ना कि आपका एक ओवरऑल तैयारी हो जाता है और आपको एग्जाम में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। और जिनको भी आगे जो इकोनॉमिक्स का जो कल से स्टार्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स, जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं और उनको जुड़ने का प्रोसेस क्या है कैसे बता दिया जाएगा। तो आप हमको यहाँ व्हाट्सएप या मैसेज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। और वहाँ पे जितना भी डे बाय डे चीज़ होता है तो वहाँ पे भी मैं उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें जो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ उसका भी दिया हूँ, तो इसको देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। और इस वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है कि जीएस पेपर 2 में जो है ना काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है कि कैसे होगा, और मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि अब जीएस पेपर 2 में डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जिस तरह से मेरा वीडियो आ रहा है टेलीग्राम यूट्यूब पे, और जिस तरह मेरा नोट्स पूरा पीडीएफ पूरा प्रोवाइड मैं यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल पर कर रहा हूँ, और यहाँ तक इवन मैं मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इतना कर लेंगे अगले बचे हुए जो भी 17वें दिन है बीपीएससी 6th-7th में, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उम्मीद है कि आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि मेरा जो वीडियो है जैसे कोई भी टॉपिक है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से लेके 1.5 घंटे तक में उस टॉपिक के सारे एंगल को अच्छे से कवर कर लिया जाए, ताकि आपका क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं हो। क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बचे हुए टाइम में हमको करना क्या है कि हर एक टॉपिक को पढ़ कर, मैं बार बोलता हूँ कि ये मेंस एग्जाम है, मेंस के एग्जाम आपको जितना भी टॉपिक बीपीएससी मेंशन है, मतलब मेंशन तो नहीं, जितना टॉपिक मतलब अभी तक क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस जितने टॉपिक से पूछ चुका है, आपको उस हर एक टॉपिक को ना पढ़ के जाना ही चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका है कि मेरा जो सोर्स है, जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है और जो मेरा टेलीग्राम पे जो पीडीएफ पर दिया जा रहा है आप लोगों को, आप उसको करें। बाकी करंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो ला दूंगा। मैं तो बोला हूँ 20 से 30 वीडियो करंट अफेयर्स का, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इशू दोनों रहेगा, तो आपका उससे भी कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने लेवल पर भी अगर करंट कुछ करते रहिए, बाकी मेरे वीडियो का वेट कीजिए। आइए जो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या क्या हम दिए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार क्या है, यह आज वहीं तक सीमित नहीं है जहां तक इनका उल्लेख संविधान में है। अनुच्छेद 21 के विशेष संदर्भ में विचार दें। अब देखिए क्वेश्चन का डिमांड सिंपल ये था। पहला तो आपको अगर ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो आपको
ये मान के चलना है कि लगभग 10 नंबर जो है ये मौलिक अधिकार क्या है उसमें दिया जाएगा। अब बाकी लगभग इधर जितना भी 28 जो मार्क्स हैं आपको इस पार्ट में दिया जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप पहले से ही एक बड़ा अनुमान लेके चलेंगे तो आंसर को लिखने में आपको विशेष दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसी बड़ा आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम बारी बारी जितना भी क्वेश्चन होगा सबका हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन ये था कि मौलिक अधिकार का, तो सिंपल यहाँ क्या करेंगे कि मौलिक अधिकार लिखेंगे परिभाषा, ठीक ना। पहले मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति व नागरिक का सर्वांगीण विकास होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, एक भूमिका लिख दिया और क्या होता है मौलिक अधिकार ये लिख दिया। कई लोगों को लगता है कि कैसे स्टार्ट करें, जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आता है तो लगता है कि भूमिका कैसे मिलेगा। सिंपल, जब ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या होता है परिभाषा दीजिए तो अपने को उतना अधिक सोचना नहीं है, सिंपल सा बात है, उसका परिभाषा देकर शुरू करेंगे। आगे फिर लिखेंगे यहाँ पे मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, मतलब कि ये नागरिक हमसे छीन भी नहीं सकती, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा, अब यहाँ जिक्र किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग 3 और भाग 4 में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, मतलब कुछ ऐसे भी टर्म है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात किया गया है, भाग 3 में भी कुछ बात किया गया, कुछ आपको देखिएगा कि भाग 4 में कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल राइट के तत्व हमको दिखाई पड़ते हैं। तो यदि व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो राज्य व सरकार कुछ प्रवृत्ति हो जाते हैं तथा लोकतंत्र का समावेशीकरण रुक जाता है। तो यहाँ पे जिक्र कर दिया हूँ कि हमारे देश के किस किस भाग में जो है ना तथा मतलब फंडामेंटल राइट को लेके, हालांकि मेनली तो फंडामेंटल राइट भाग 3 में, लेकिन प्रस्तावना में कुछ ऐसे है, स्वतंत्रता है, समानता के तत्व तो है ही है, और आपको DPSP में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे जैसे कि जो कई सारे ऐसे एलिमेंट है जहाँ आपको लगता है नहीं ये भी कोई कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता का ही भाग। अगर देखा जाए तो एक होता है टर्म मानवाधिकार, अगर आप फंडामेंटल, अगर प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट और DPSP को सबको एक सर्कल में कीजिएगा तब आपका हो जाएगा पूरा मानवाधिकार, मतलब इतना तीनों के एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मानव के अधिकार से जुड़ा। इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया हूँ। कई लोग को लगा कि नहीं ये 4 भाग कैसे, 4 भाग मतलब कि देखिए प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट और ये DPSP सारे मिला के जो आपका पूरा का पूरा क्या बनता है, मानवाधिकार का एक कॉन्सेप्ट ही बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ परिभाषा लिखने के बाद हम सीधे अब थोड़ा बता दिए कि अब हमारे सामने कहाँ कहाँ क्या है। भाग 3 में अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, ऐसे बॉक्स में देखिए। अब कई आंसर को कैसे सजा इससे सीखिए, मैं इसको बॉक्स में कर दिया, बस ये पूरा हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन का डिमांड सिर्फ ये था कि मौलिक अधिकार क्या होता है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक पेज में परिभाषा दिया, अब फिर यहाँ मैं दूसरे पेज तक आया, क्योंकि अब लोग अगर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से अब सफिशिएंट है। अब ज़्यादा लिखने का मतलब ये है कि अपने टाइम को बर्बाद करना है, और टाइम बर्बाद करने का मतलब है कि आपको इक्वल मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए जो है ना, अभी मौलिक अधिकार क्या होता है अब इसका मैं यहाँ पे कर दिया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैं एक लाइन के, अर्थात भारतीय संविधान व्यक्ति और नागरिक को 6 तरह के अधिकार दिया है तथा इसका निर्वचन उच्च न्यायालय ने को बनाया गया। वैसे अब यहाँ पर चूंकि अनुच्छेद 21 को लेकर विशेष बात हो रही थी, इसलिए हम यहाँ सीधे क्या कर दिया, अनुच्छेद 21 लिख दिया। अब लिखे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मैं जो संविधान का लाइन था वो लिख दिया, अर्थात भारत के नागरिक को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा राज्य से सिर्फ तभी छीन सकता है या प्रतिबंधित कर सकती है जब व्यक्ति कानून के द्वारा दोषी करार दिया गया। अब देख ऐसे आपको ना लिंकेज करना पड़ेगा, शब्दों का चयन करना पड़ेगा। कई लोगों का मैं देखता हूँ कॉपी जब चेक करता हूँ 1000 से प्लस कॉपी आती है डेली हमारे पास, तो लिंकेज नहीं बनता है, मतलब कि एक लाइन में कुछ और दूसरी लाइन में कुछ नहीं। आपको ना एक ऐसा फ्लो, हमेशा एग्जामिनर क्या आपको देखता है कि आंसर में फ्लो है या नहीं, अगर फ्लो नहीं होता आपको नंबर 1 नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं लिखा हूँ कैसे जो ना आर्टिकल 21 का डेवलपमेंट हुआ, उसको देखिए दिखाया मैं। अनुच्छेद 21 सिर्फ प्राण व दैहिक स्वतंत्रता तक सीमित ना रहकर इसका व्यापक दायरा बन चुका है। ध्यान देने योग्य बात है कि आज़ादी के बाद लगातार भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। देखिए लिंकेज करिए, मतलब हर एक चीज़ को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आंसर में जितना लिंकेज होगा, अलग अलग डायमेंशन करेंगे तो उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद का विस्तार निम्न रूपों में किया। अब देखिए मैं हर एक जो वाद विवाद है उसको जिक्र करते अब लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी विवाद में क्या कहा था, उसके बाद जो है क्या क्या और भी कई वर्डिक्ट आए हैं। तो अगर उनका विवाद का नाम याद है तो आप लिखिए, नहीं तो लेकिन हाँ जो दिया गया वो करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है, विदेश जाने का अधिकार है, न्यूनतम आय का है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक ना। फिर आपका मानवीय गरिमा जीने का अधिकार है, न्याय पाने अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार है, सोने का अधिकार है,
सोना मतलब गोल्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। हेल्थ स्वास्थ्य सेवा का अधिकार है, बधवा मोदी उम्र का निर्णय दिया था, बलि प्रथा का अंत हुआ था, गंगा नदी के बचाने का निर्णय दिया गया था उत्तराखंड कोर्ट के द्वारा, भोजन का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, 2005 में मनरेगा कार्यक्रम, और भी कई सारे निचला का अधिकार है, और भी कई अधिकार आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये है कि अब अधिक लिखने का मतलब क्या, टाइम को बर्बाद करना, हाँ, लेकिन आप जो बहुत बर्निंग इशू हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप उतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब अंतिम आप देखिए यहाँ पे लिख दिया, अब निष्कर्ष ही करना पड़ेगा कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया है तथा यह अनुच्छेद मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे संविधान संशोधन से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 21 का जो एलिमेंट है जो संसद चाहकर भी संविधान संशोधन हटा नहीं सकती। अब यही निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अधिकार व्यक्ति के लिए प्राण तत्व है, इसमें भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है तथा सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार की रक्षा हेतु एक व्यापक इसका प्रयोग कर रही है और सामाजिक विकास की पहल भी किया है। मतलब ऐसे करके आप जो है ना कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अगर दिखाना यहाँ पे आगे की राह, वे टू फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात कि हाँ इसके लोगों के, चूँकि जिस तरह भारत में कभी कोई देखने को मिलता है कि लोगों के जो व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता पर खुद प्रतिबंध लगता है, तो वहाँ पे एक दो आगे की राह लिख के आप यहाँ निकल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे कि जो मैं जो आंसर लिखने की कोशिश करी, मतलब 4 पेज, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंसर देखिए आप 4 पेज में या तो 400 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। और मेनली बात है कि पेज और वर्ड फेज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्वेश्चन के हर एक डायमेंशन को पूरा किया नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि क्वेश्चन का देखिए डिमांड यही था कि किसके संदर्भ में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ एक बार कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या आज यह वहीं तक सीमित है जहाँ तक इसका उल्लेख संविधान है, अनुच्छेद 21 के विशेष संदर्भ में विचार दें। हालांकि आप अगर थोड़ा सा भी और कोई आर्टिकल अगर जिक्र करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, लेकिन मेनली 21 को आपको तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको टाइम लेकर एक्स्ट्रा कुछ करें आप वहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन को से 20 से 22 मिनट मिलता है, कितना लिखिएगा आप वहाँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये वाला है। हाँ, ये आरक्षण भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बनते जा रहा है, इस प्रवृत्ति के नकारात्मक पक्षों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि आरक्षण रिजर्वेशन जो है ना कैसे भारतीय राजनीति का एक जो है ना इनसेपरेबल पार्ट बनते जा रहा है, इसका जो ट्रेंड है, इसका जो आपको निगेटिव एक्सपेक्ट को क्या करना है, दिखाना है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि कैसे कैसे हमारे देश में आरक्षण का डेवलपमेंट हुआ है उसको दिखाएंगे। फिर जो है ना उसके बाद जो इस आरक्षण से क्या हमारे राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या निगेटिव पक्ष आया है उसका जिक्र करेंगे। तब अंतिम एक आगे की राह दिखाते हुए भूमिका हम पॉजिटिव वे में लेकर क्या करेंगे, लिखेंगे। आइए हम इसको देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने स्टार्ट किया था कि आरक्षण भारतीय समाज में व्याप्त विषमता व भेदभाव दूर करने का एक हथियार है, साथ ही सामाजिक न्याय की संकल्पना को मजबूत करता है, परंतु वोट बैंक की राजनीति ने इसके मूल उद्देश्य को धूमिल कर दिया। अब मैं यहाँ देखिए भूमिका एक ऐसा लिखने की कोशिश किया जो कि प्रश्नों के टोटल डिमांड को पूरा करता हो। मैं यहाँ लिख दिया कैसे, मतलब क्या आरक्षण है और इसका क्या नकारात्मक हो रहा है। मैं ये भी लिख दूँ, मैं बार बोलता हूँ कि एक अच्छा भूमिका वही है जो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग हो। कई लोग जो भूमिका लिखते हैं कि उनका नहीं प्रश्न से कोई लेना देना होता है और नहीं किसी और चीज़ से, तो ऐसे भूमिका को एग्जाम पसंद नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भूमिका। अब देखिए वो भी भूमिका जब भी लिखना तो 1 2 3 4 5 6 मैं हमेशा बोलता हूँ 4 से लेकर 6 लाइन के बीच आपको भूमिका होना। कई लोग का तो 10 लाइन का लिख देते नहीं, 10 लाइन का लिखने मतलब ये है कि आप बॉडी पार्ट को कम करेंगे तभी 10 लाइन का भूमिका लिखें। नहीं, आप मैं फिर बोलता हूँ कि कोई भी आंसर में आप कोशिश करें कि 4 से लेके 6 लाइन का भूमिका हो, ठीक ना। बाकी मेन बॉडी पार्ट में जितने भी डायमेंशन उसको जिक्र करें और अंतिम में आप जो है ना 6 या 8 लाइन का पॉजिटिव रहते हुए आप उसका निष्कर्ष लिखें या वे टू फॉरवर्ड या आगे। देखिए अब कई लोग को डाउट रहता है कि सर क्या निष्कर्ष के साथ ही वे टू फॉरवर्ड या आगे की राह लिखा। अगर आप लिख सकते लिखिए, मतलब निष्कर्ष में ही आगे की राह कुछ दिखाते हुए, पॉजिटिव व्यू दिखाते हुए आप उसको लिख सकते। नहीं तो आप ऐसे अगर लिख दें आगे की राह में 1 2 पॉइंट लिख दें, बाकी
एक लाइन निष्कर्ष कर देता, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो अब यहाँ देखिए वही लिखा हूँ, यहाँ पे भूमिका हो गया आपका। अब भूमिका के बाद देखिए चूंकि सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन का डिमांड ये था कैसे आरक्षण जो है ना अभिन्न अंग बनते जा रहा। अब आपको ज़्यादा लफाजी नहीं करना, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना, ठीक है। मैं बार बोलता हूँ क्योंकि बीपीएससी मेंस में सेकंड पेपर में नंबर नहीं आने का वजह एक ही है कि हम लोग डायरेक्ट आंसर पे नहीं आते हैं, क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ देखिए सीधे मैंने टॉपिक डाल दिया कि आरक्षण, और यहाँ लिख दें आरक्षण और भिन्न कैसे आरक्षण का विकास यहाँ पे कर दें, इसे इस पर अंडरलाइन कर दें। अब यहाँ देखिए लिख दिया मैं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने समानता के तहत। अब देखिए अब मैं एक चीज़ बोला भूल गया, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते, किसी मैं यहाँ किया हूँ इस तरह से, आप इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। और खुद बीपीएससी दिया है कि गाइडलाइन कि आप इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं अंडरलाइन नहीं कर सकते, नहीं एकदम आराम से कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने समानता के तहत पॉजिटिव विभेद की नीति का वर्णन करते हुए पिछड़े वर्ग SC ST महिला बच्चों के लिए आरक्षण की बात कही थी। ये मैं पहले यहाँ बोल दिया, ये बात संविधान निर्माताओं ने इस तरह का बात कहा था। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इसी को देखते हुए 1951 में अनुच्छेद 15(3), 15(4), 16(4) के तहत SC ST को सरकारी नौकरी शैक्षणिक संस्थानों में कम से 15%, उसके बाद फिर आपका इतना आरक्षण दिया गया। इसमें यह भी बात कही गई कि प्रत्येक 10 वर्षों में इस आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, ये भी कहा गया था। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि 10 वर्षों में समीक्षा की बात की, लेकिन अभी देखिएगा फिर से इसको हर एक 10 साल में क्या किया जा रहा है, बढ़ ही रहा है। मतलब इसका ना और डेवलपमेंट आगे, अभी हाल ही में एक संविधान हुआ है उसमें भी इसको और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं आगे कि 1991 में पुनः पिछड़े वर्ग को मंडल कमीशन के आधार पर 27% आरक्षण दिया गया। यह वही समय है जब भारत राजनीति में अग्रणी और पिछड़ी जाति का चर्चा बढ़ा तथा कई पार्टी का निर्माण भी जाति के आधार पर हुआ। मैं यहाँ पे जिक्र कर दिया कि जो जाति है, जो पार्टियाँ बनी, उसने और भी कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को क्या किया, आगे बढ़ाया। हाल ही में मार्च 2019 में केंद्र सरकार द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सवन को 10% की आरक्षण की घोषणा की गई है और इसको दे भी गया है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए आगे जो है यहाँ पे इसके अलावा राज्य स्तर पर आरक्षण की राजनीति तथा जातिगत राजनीति के तहत कई समुदाय को आरक्षण दिया गया है, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में EBC का जिक्र कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण देखिए आंकड़े में यहाँ लिख दिया हूँ कि समान वर्ग को 10% जो EBC है, ठीक ना, EWS सॉरी, फिर पिछड़ा वर्ग को 27, SC को 15% और ST को 7%। अब इतना जो है ना आपका जो है ना ऐसे देश में आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे वर्तमान में आरक्षण की सीमा 60% तक पहुँच गई है, जो इंदिरा साहनी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्णय 50% से क्या है, ज़्यादा है। और अभी हाल ही में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा भी चल रहा है, तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। देखिए जब भी कभी पॉलिटिक जब ऐसे आंसर लिखे हैं तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उस टॉपिक को लेके हो रहा है, जब या सुप्रीम कोर्ट में हो रहा हो या कहीं और हो रहा, तब जब तक या पार्लियामेंट में जब तक आपका जिक्र नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि SC ST को फिर से 10 साल के आगे बढ़ा दे, वो जिक्र करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी अभी वाद चल रहा है उसको लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट 50% से अधिक वाले मुद्दे पर भी बातचीत कर रही थी, इसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो एग्जाम अच्छा है, आंसर अच्छा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरक्षण भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा बनते जा रहा है तथा 17वीं लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा कायम है। मतलब कि जब चुनाव हुआ था वो भी वह कायम, और अभी भी देखिए अभी आप यहाँ लिख सकते हैं वर्तमान में जब भी कहीं कोई विधानसभा का चुनाव होता है या कुछ भी होता है तो आपको जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलता है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे अब देखिए इसका क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से आरक्षण उचित कदम है, परंतु इसके कुछ निगेटिव पक्ष भी। देखिए आप क्वेश्चन में हम सीधे क्या कर दिए कि क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव बात पूछा था, हम निगेटिव लिखना शुरू कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखना है इसमें कि देश में नागरिक जातीय आधार पर बढ़ जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। आरक्षण की राजनीति से समुदाय में हिंसा को बढ़ावा मिलता है। आरक्षण की बढ़ती मात्रा से
अब समृद्ध जातियों भी आरक्षण की मांग करने लगे हैं। देश में क्षेत्रवाद की भावना बढ़ती है, नए राज्यों का मांग भी बढ़ता है, आरक्षण से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, ठीक है। चुनाव में जातियां लामबंद हो जाती है तथा विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सब इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हैं। तो ये इसका नेगेटिव पक्ष हो गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आरक्षण की जगह केंद्र और राज्य सरकार को समग्र आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर ध्यान देना चाहिए तथा आरक्षण का लाभ ले चुके समुदाय का सर्वेक्षण कर जरूरतमंद को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। अब देखिए इसी में अब कई लोग कहते हैं कि सर आगे की राह, देखिए हमने क्या किया यहाँ इस निष्कर्ष में, आगे की राह को थोड़ा ध्यान में रखते हुए और एक अच्छा निष्कर्ष लिख दिया। ऐसे करके आप भी कर सकते हैं, इसमें विशेष कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल के दिनों में बढ़ रहे न्यायिक सक्रियता से हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूती मिली है, किंतु न्यायिक विवाद उचित नहीं है, स्पष्ट करें। ये मैं हालांकि क्वेश्चन डिराफेटिंग में भी दिया था। अब देखिए क्वेश्चन का डिमांड समझते हैं क्या है कि हाल के दिनों में बढ़ रहे न्यायिक सक्रियता। तो आपको सिंपल क्या करना, थोड़ा सा पहले एक दो लाइन में न्यायिक सक्रियता क्या होता है वो दिखाना पड़ेगा। फिर आपको दिखाना कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में जो न्यायिक सक्रियता कैसे बढ़ने से क्या क्या मजबूती हो उसको दिखाना पड़ेगा, और इसका फिर आपको निगेटिव पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। मोटा मोटी इसमें जो है ना प्रश्न में दो पार्ट है। एक कि कैसे हाल के दम कहाँ बढ़ रहा है, इसको लोकतंत्र मजबूती मिला है, तब आपको ये न्यायिक विवाद को लिखना है। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता आधुनिक न्यायिक संकल्पना है जिसके अंतर्गत न्यायालय परंपरागत कार्यों का अतिरिक्त त्वरित न्याय करती है तथा इसका क्षेत्र विधायिका और कार्यपालिका तक विस्तारित हो जाता है। अब ये देखिए हालांकि इसका पहले भी एक मोटा डिस्कस किया था इस क्वेश्चन का। यहाँ देखिए यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। और डायग्राम में क्या किए हैं कि देखिए ये जो पार्ट है न्यायपालिका का है, ये वाला कार्यपालिका का और ये वाला विधायिका का। तो मैं इसमें क्या किया कि जब ये न्यायपालिका जब इसके एरिया में घुस गई और इसके एरिया में घुस गई, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक। ऐसे डायग्राम बनाने का स्कोप है। हाँ, इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना तभी होगा। अब यहाँ देखिए चूंकि भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण और शक्ति संतुलन की प्रमुखता दी गई है, जिसके तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो संविधान की चीज़ों को जिक्र करना पड़ेगा, वो तो आपको लिख देते होगा, ऐसे एक दिन में नहीं होता है। परंतु कार्यपालिका, विधायिका की निष्क्रियता ने जो जिस तरह से निष्क्रिय है, नॉन एक्टिव है, न्यायपालिका को अपना कार्य का विस्तार करना पड़ा है। हाल ही में 99 संविधान संशोधन विधेयक को न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया। वहीं 3 तलाक, सौरी वाला समलिंगता आदि पर भी निर्णय भी न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोविड का, यहाँ जिक्र कर सकते हैं, लिख दीजिए एक दो बात कि कोविड-19 जब आया तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ना विधायिका या कार्यपालिका को निर्णय दे रहे थे कि ये यहाँ ऑक्सीजन की कमी है या ये है वो है, दवाई नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है जो काम कार्यपालिका का है वो आदेश कौन दे रही है, न्यायपालिका। आप यहाँ पे एक दो बात कोविड का जिक्र कर देंगे। आगे देखिए कि लोकतंत्र को, आप देखिए ये तो हो गया कि न्यायिक सक्रियता कैसे अभी हाल में बढ़ा है। अब यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ क्या, लोकतंत्र को कैसे मजबूती मिल रही है। तो यहाँ लिखे हैं लोकतंत्र में संसद सबसे सर्वोपरि होता है तथा जनता की भलाई के हित और विकास के लिए कानून बनाती है। परंतु पिछले 20 वर्षों में, मतलब 20 या 30 वर्षों में जो भी है कि संसद अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायपालिका को सक्रियता दिखानी पड़ी है। न्यायिक सक्रियता से क्या है, न्यायालय। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे लोकतंत्र को, देखिए लोकतंत्र को मजबूती मिलने का मतलब क्या है। लोकतंत्र देखिए लोकतंत्र मजबूत कब होता है, जब देश में भ्रष्टाचार नहीं हो, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो, ठीक है ना, किसी तरह के समानता, धार्मिक स्वतंत्रता पर आँच ना आवे, यही तो लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा है। सिंपल समझिए, हमारे देश के प्रस्तावना में जो एलिमेंट है, अगर वो हमारे देश में मजबूत है, अच्छा है, सही, मतलब हमारा देश लोकतंत्र अच्छा है, मजबूत हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती, इन्हीं सब मुद्दों पर न्यायिक सक्रियता दिखा के देश की लोकतंत्र को मजबूती देने में काफ़ी योगदान दे रही है। आप ऐसा लिख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए वही कि भ्रष्टाचार हुआ, कैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, इसे उजागर किया गया है। फिर जनता इससे जागरूक हुई है। न्यायिक सक्रियता को बढ़ाने में जनहित वाद। अब देखिए आपको जो जनहित जो याचिका है, इसमें क्या होता है, इसमें ना जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्या होता है, मजबूत। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब आम जनता भी अपना सिर्फ लिफाफे में एक कोई भी कार्ड के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं। कितना अच्छा है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र कितना, मतलब आम आदमी तक भी सुप्रीम कोर्ट की पहुंच होगी। तो आप ऐसे जिक्र करें इसका कि न्यायिक सक्रियता को बढ़ाने में जनहित याचिका प्रमुख कार्य कर रहा है। इस बात के द्वारा देश का कोई भी नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है। सक्रियता के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ना कई बार ना चुनाव सुधार के निर्णय, जैसे कि
खास करके राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक, जैसे कि अगर आप कोई भी पार्टी अगर जो मान लीजिए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को एमएलए या एमपी अगर उम्मीदवार घोषित करती है तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड जो है ना उसके अपने वेबसाइट पर या टीवी पर दिखाना पड़ेगा। फिर धनबल पर रोक, ईवीएम में वीवीपीटीए, नोटा का प्रयोग क्या है? नोटा का प्रयोग तो यही चीज़ दिखाता है। आप ऐसे एग्जाम्पल से चीज़ों को जब तक पुष्ट नहीं करें तो आपका तो आंसर अधूरा रहेगा। और पॉलिटी के सेक्शन में और इकोनॉमिक सेक्शन में आपको ऐसी चीज़ करना पड़ेगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, बंधुआ मजदूर अनुबंध, बाल श्रम, निर्णय से लोकतंत्र, अब ओबीसी सब मुद्दे क्या है? ये सब मुद्दे ऐसे हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे देश में अगर चाइल्ड लेबर रहेगा तो क्या लोकतंत्र मौजूद होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ये सब बातें यहाँ लिखा है। फिर आगे लिखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा न्यायपालिका सरकार के योजना की भी जांच करता है। तो अब यहाँ पे मैं दिखा दिया कैसे किन किन बातों से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर आपके पास और कोई पॉइंट यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ वही मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा लिखने का टाइम नहीं रहता है। 20 मिनट में जब आप लिखने बैठने लगे क्या लिखें क्या छोड़ें, हाँ लेकिन वही है कि आपको इसी 20 में सबसे बेस्ट लिखना पड़ेगा जो औरों से अच्छा हो। आगे देखिए अब यहाँ पे मैं दिखा क्या न्यायिक विवाद बढ़ा है, मतलब क्या विवाद हुआ। देखिए मतलब हमेशा कोशिश करें क्वेश्चन में जितने भी डायमेंशन पूछ रहा हो हम सबको जब एक मैंने ख़त्म किया और दूसरा यहाँ पे लिख दिया न्यायिक विवाद। कई लोग क्या करते हैं नहीं इसको नहीं लिखेंगे सीधे यहाँ पे, तो आप एग्जामिनर को क्या पता आपने कहाँ पे आप चेंज किया। मेरे ख्याल से यही है कि आप लोग जब भी लिखें तो यहाँ पे इस तरह से कोई नया उस क्वेश्चन का लिखा तो यहाँ पे टिक कर दे। अब उनको ये पता रहेगा कि अच्छा इसने वहाँ ख़त्म कर दिया, अब ये दूसरा लिख रहा है। न्यायिक सक्रियता एक उचित सीमा तक तो ठीक है, परंतु अति सक्रियता से कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में टकराव बढ़ता है। मैं यहाँ जिक्र कर दिया हूँ। आगे लिखा जो भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हाल में न्यायिक नियुक्ति बिल के अवैध घोषित होने से न्यायिक विवाद शुरू हुआ। वहीं आधार कार्ड निर्णय, सबरीमाला निर्णय, संविधान निर्णय से विधायिका पर दबाव पड़ा है। न्यायिक सक्रियता से सरकार उचित निर्णय नहीं ले पाती है। और एक टर्म जो लिखिएगा राजनीतिक पैरालिसिस का, मतलब कि सिंपल सी बात है सरकार या संसद सोचती अगर कोई हम कानून बना दें हो सकता है वो जो है ना नेक्स्ट समीक्षा हो जाती है, ये भी दिक्कत हो जाता है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद तो यही है इन सब का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ पे इसमें एक दो नेगेटिव बात और भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब कोविड के समय देखिए खुद मंत्री कई बार सारे मंत्री जो बोले कि कोविड के समय जो न्यायपालिका का जो आदेश उचित तो है, लेकिन अब ये इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है। तो आप ऐसे करके हालांकि किसी मंत्री का नाम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिख देना है कि कोविड के समय में ऐसे सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया कोर्ट में, क्योंकि देखिए जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो कोर्ट में जाकर जो केस लड़ते हैं वो जो बोलते हैं वही सरकार का वक्तव्य होता है। तो आप यहाँ पर उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को कि मतलब कोविड इतना मतलब खतरनाक है कि इस समय जो है ना हर एक चीज़ को पूरा करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक ना, कि न्यायिक सक्रियता अगर ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट अगर न्यायिक सक्रियता दिखाएगी तो न्यायिक सक्रियता में ये भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा क्या विधायिका या कार्यपालिका के पास उस चीज़ को पूरा करने का रिसोर्स है या नहीं। अगर रिसोर्स ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत है ना, तो ध्यान आप लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक विकास है तो सरकार तीनों अंगों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। यही भारतीय संविधान क्या है खूबसूरती भी है, ऐसे करके लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा करें कि कैसे एक देश एक चुनाव कैसे समय और धन के खर्च को सीमित करता है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा, मतलब एक लाइन में है कि चर्चा ये करना है कि जो एक देश एक चुनाव चर्चा हमारे देश में होती है कैसे ये चुनाव समय की बचत करेगा और चुनाव में धन की बचत करेगा। क्वेश्चन में दो पार्ट है। अब आपको क्या करना है, समय पर भी कुछ बात लिखना है, धन पर भी बात लिखना है, तब जाके कुछ आगे की राह दिखाते हुए एक अंतिम निष्कर्ष लिखना है। अब यहाँ देखिए सिंपल सा मैं एक यहाँ पे भूमिका लिखा हूँ कि चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं। हर वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इस निरंतरता से जहां हमेशा देश चुनावी मोड में रहता है वहीं देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। एक साथ एक चुनाव इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। मैं यहाँ भूमिका में जो प्रश्न का डिमांड था उसी को मैं लिखने का कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देंगे कि क्या है एक देश एक चुनाव। तो हम यहाँ लिख दिए यह लोकसभा राज्य के विधानसभाओं का एक साथ चुनाव करवाने का वैचारिक उपक्रम है। गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी होते हैं, किंतु एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भारत में यह कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। मतलब
एक साथ चुनाव करना कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में 4 बार लगातार लोकसभा विधानसभा चुनाव ने देश में एक ही साथ हुआ था। लेकिन क्या हुआ था 1968-69 में कई राज्य सरकारें गिर गई, टूट गए, तो वहाँ से क्रम क्या होगा, टूट गया, और तब से क्रम टूटता ही नज़र आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए कैसे समय की बचत करेगा। देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि जब भी कभी आप आंसर लिखें तो तुरंत जो पार्ट आप शुरू करें ना उसको बस तुरंत इस बॉक्स में करें, ताकि जो कॉपी चेक करेंगे उनको ये पता चले नहीं अब यहाँ पे ये बात लिखना शुरू कर रहा है। वर्तमान चुनाव व्यवस्था में लोकसभा विधानसभा चुनाव की बारंबारता देखी जाती है। हर एक 4 या 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देता है, जो लगभग 1 से लेकर 2 महीने के बीच रहती है। वहीं सत्तारूढ़ विपक्षी पार्टी अपना पूरा समय चुनावी सभा योजना लगाने में, चुनाव कराने में, शिक्षकों, सरकारी नौकरियों वाले कर्मचारियों, सुरक्षा बलों की सेवाएं ली जाती है, जिससे उनका कार्य क्या होता है, प्रभावित होता है। लेकिन एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय राज्य पार्टी का समय बचेगा। अभी हमें बता दें क्या प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ समय बचेगा, समय का सदुपयोग राज्य के विकास के लिए किया जा सकता है। अब जो समय चुनाव में खर्च होता है, अगर वही सरकारी योजना बने हो तो कितना फायदा है, वही लिखा दो। वही जब समय बचेगा सरकारी योजना में लगाया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगने आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आम जन भी इससे प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए कैसे होगा धन की वजह। देखिए धन की वजह क्या करेगा, अभी हमने कुछ डेटा यूज किया हूँ कि ADR या जो ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है संस्था जो है, और एक सेंटर ऑफ मीडिया का एक रिपोर्ट आया था कि 2014 के लोकसभा में लगभग जो है ना 30,000 करोड़ खर्चा हुआ, और 19 के लोकसभा चुनाव लगभग 70,000 करोड़ खर्चा हुआ। वहीं लगभग प्रत्येक विधानसभा चुनाव लगभग हर एक राज्य ने लगभग 1500 करोड़, कोई 1000 करोड़ खर्चा, और छोटे राज्य इतना खर्चा कर ही देता है। अधिक इतना खर्चा हो रहा है हमारे देश का। देखिए मैक्सिमम पैसा जो हमारे देश का चुनाव में जा रहा है। चुनाव में एकदम पूरा मस्त नेताजी सब कराते रहते हैं कुछ से कुछ। चलिए इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा अलग ही खर्च, ये तो पार्टी का खर्चा है, चुनाव आयोग का तो खर्चा पूरे देश में चुनाव कंडक्ट को लेकर होता ही होता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत का चुनाव प्रणाली काफ़ी महंगा है, तथा चुनाव में पब्लिक निजी धन को पानी की तरह क्या होता है, बहाया जाता है। अतः एक साथ चुनाव होने से पब्लिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर खर्च में कमी आएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और काले धन पर खुलासा होगा। अब कितना में सब बात यहाँ अब ऐसा हो सकता है कि जो चुनाव होता है उसमें काला धन का प्रयोग होता हो, तो यहाँ पर मैं लिख दिया। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, अब मैं यहाँ एक साथ चुनाव में क्या क्या समस्या आ सकती है ये भी जिक्र कर देता थोड़ा सा, कि EVM VVPAT की मशीन की कमी पड़ जाएगी, संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि केंद्र और राज्य का जो विधानसभा का जो प्रक्रिया में चेंज करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में चुनाव एजेंट नियुक्ति करना पड़ेगा। अब देखिए सर दिक्कत यह है कि एक साथ एक चुनाव होने में दिक्कत यह है कि नेशनल इशू और राज्य के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। संघीय ढांचे के विरुद्ध होगा, क्योंकि देश में जो है केंद्र सब दो सरकार दोनों अलग अलग चुनाव होना चाहिए, ये भी एक चीज़ है। अब यहाँ पे ये है कि पक्ष में क्या क्या हो सकता है सिफारिश। देखिए पक्ष में क्या है, नीति आयोग, विधि आयोग, सरकारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने पर भी अपनी सहमति दर्ज की। आप ये पक्ष में तर्क दे दिया। अब देखिए इसमें आगे क्या हो सकता है, एक एजेंसी का गठन किया जाए, अब संरचना लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाया जाए, जनप्रतिनिधि कानून में सुधार किया जाए और कालेधन पर रोक लगाया जाए, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब निष्कर्षतः कहा एक साथ चुनाव के कई फायदे हैं तथा कुछ सीमाएं भी। अतः सरकार को सभी पक्षों को चुनाव आयोग और अन्य दलों से बातचीत करके इसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि देश के समय और धन का बचत हो सके। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण विद्यमान है, चर्चा करें तो आसान है। आपको सिंपल इसमें क्या करना है, भारत के संविधान जहाँ जहाँ संघ का प्रावधान है वो, और जो एकात्मकता के प्रावधान है वो जिक्र करके अंतिम में एक बेहतर निष्कर्ष लेकर आपको आंसर को क्या करना था, सबमिट करना था। देखिए इस आंसर को मैं लिख दिया कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है या एकात्मक, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई इसे मजबूत केंद्र वाला संघीय नाम दिया है, तो कोई संघात्मक के साथ एकात्मकता की ओर झुका हुआ माना है। हम सिंपल सा 3-4 लाइन में एक भूमिका लिख दिया। आगे देखिए यहाँ पे जो भी इसमें संघात्मक के पक्ष लिखा, भारतीय संविधान को सूक्ष्म अवलोकन किया तो इसमें कुछ परिसंघीय व एकात्मक दोनों के लक्षण दिखाई मिलते हैं। अब यहाँ देखिए संघीय के क्या क्या लक्षण है, शक्ति का विभाजन है, 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं, वही जिक्र करना है। फिर हमारे देश में 2 सदन है, ठीक है ना, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर कठोर संविधान है,
कुछ ऐसे भी जो विषय हैं जिस पर जो संविधान में संशोधन के लिए 15 से अधिक राज्यों क्या होती है, आवश्यकता होती है। केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकार है, ये कहीं ना कहीं संघात्मक का लक्षण है। फिर उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में, सब लिख सकते हैं। आपातकाल का प्रावधान है, सॉरी ये सब हो गया मेन जो आपका जो ना संघीय जो ढांचा है। अब उसके बाद यहाँ लिखना आपको अब देख कुछ एकात्मकता के क्या क्या लक्षण यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट या तत्व जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं हमारा देश एकात्मकता की ओर झुका हुआ, जैसे कि आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल के प्रावधान में पूरा का पूरा जो है ना, अगर आपातकाल लगता है पूरा पूरा देश हमारा एकात्मक होता है, राज्य सरकार लगभग डिसमिस हो जाती है, ठीक ना। चाहे राष्ट्रपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन हो, वित्तीय आपातकाल, तीनों स्थिति में केंद्र की शक्ति प्राप्त है कि राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सके। अब यहाँ क्या है, एकीकृत नागरिक न्यायपालिका होती है, उच्चतम है, ये सब लिख सकते हैं। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है कि कौन करता है, ये तो केंद्र ही करती है। और फिर नश्वर राज्य, मतलब हमारे देश में किसी भी राज्य का नाम, उसका जगह, उसका एरिया कुछ भी सरकार चेंज कर सकती है, फल चेंज कर सकती है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, आप सिर्फ देश के नागरिक हैं और किसी राज्य के नागरिक नहीं है। वो भी उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ कहीं ना कहीं किसके पास है, केंद्र के पास है। अगर कोई नया विषय आएगा तो कहाँ आएगा, वो संघ में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो आपको एकात्मकता के लक्षण के हैं। अब यहाँ पर देखिए बी आर अम्बेडकर ने इस बारे में कहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है, परंतु आपातकाल या विकट परिस्थिति में इसका स्वरूप एकात्मक हो जाता है। और उनका तर्क था कि मतलब कि अम्बेडकर जी का कि संघ को ज़्यादा शक्ति दी जाए ताकि विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, वही सरकारिया आयोग ने भी इसे मजबूत केंद्र वाला संघ माना है। मतलब यहाँ पे मैं एक दो बड़े विद्वान का कथन का जिक्र कर दिया, दूसरा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र, और एक दो और भी बातें मैं लिखने का कोशिश किया, एक दो रिपोर्ट का बात किया, ठीक ना। अब यह लिखाएंगे, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में 2 लक्षण विद्वान है, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार इसका रूप एकात्मक हो जाता है। और बाकी यहाँ पे इसको इस तरह से करके देखिए, यहाँ पे अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में एकात्मक है, यहाँ संघात्मक है, यहाँ इसको ऐसे करिए, भारत बीच में है, ठीक ना। तो इसी आप इसको उत्तर को ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन और मैं आसान टाइप का दिया था कि जो डीपीएसपी का सिद्धांत का वर्णन करना है और सिद्धांत को बिहार में किस प्रकार लागू किया गया इसकी चर्चा करें। मतलब कि ये क्वेश्चन अगर जो 38 मार्क्स का समझिए कि आपको 50-50 में लिखना था, ठीक है ना। तो आइए इसके सिद्धांत को हम देख लेते हैं। अब यही देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 के मैं सिंपल भूमिका दिखाऊँ कि अनुच्छेद इतना तक राज्य के डीपीएसपी का वर्णन है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की व्याख्या स्थापना करना है, साथ ही आर्थिक सामाजिक न्याय को पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराए। मैं सिंपल सा जो उसका उद्देश्य है, देखिए 1 2 3 4 5, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई भूमिका तो ज़्यादा नहीं, 4 से लेकर 6 के बीच में रखिए। 8 10 20 तरह का भूमिका लिखने का मतलब ये है कि आप बॉडी पार्ट में कम टाइम दीजिएगा, और बॉडी पार्ट में कम का मतलब ये है कि आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। आगे देखिए मैं लिखा हूँ, यद्यपि संविधान में डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं किया गया, परंतु इसकी प्रकृति मूल भावना को समझने के लिए हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। बाकी वही समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी और उदारवादी, तो आसान क्वेश्चन था। अब आप यहाँ लिखना है कि समाजवादी सिद्धांत का क्या है। इन सिद्धांत का मूल पर्पस है कि समाज में समता को क्या करना, जैसे कि लोक कर राज्य का अभिवृद्धि। आपको यहाँ आर्टिकल 30, आपको 39B जितने भी उसमें बात है लिख देना, धन का वितरण लिख देना है, सब यहाँ आपको देख लीजिए। सब आपको लिखना है। गांधीवादी में क्या लिखना है, पंचायत का व्यवस्था, कुटीर उद्योग, शराबबंदी, पशुओं को बचाना। उदारवादी बौद्धिक में क्या है, यूसीसी है आपका, 6 वर्ष का बच्चे को पढ़ाना है, पर्यावरण संरक्षण है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे तो हो गया कि उपरोक्त में जो सिद्धांत दिया गया वो हो गया। अब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ लिख दिए कि जो भी संविधान द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को कार्यपालिका पर बातकाई नहीं किया गया, फिर भी भारत सरकार के साथ बिहार सरकार 1950 से भाग 4 के इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रही है। अब यहाँ पे हर एक आर्टिकल का मंजिक कर दिया, 38 39 में के तहत भूमि सुधार बिहार सरकार ने किया है, हरित क्रांति लाया गया, अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य समान वेतन लाया गया, ये सब लिख लीजिए। अनुच्छेद 29 में जीविका कार्यक्रम अभी चल रहा है, मनरेगा चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है, ये सब लेटेस्ट एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। और 40 के तहत पंचायती राज को आरक्षण लागू किया गया, ये सब लिख सकते हैं। 41 में क्या क्या है, सब वृद्धा पेंशन योजना है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी अनुच्छेद 45 48 का सब लिख कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 48 में जो पर्यावरण है, मैं यहाँ पे जल जीवन है, तो ऐसे आपको करंट की चीज़ें लिखने पड़ेंगे। देखिए अगर 1 2 अगर बात है करंट का होगा तो एग्जाम लगा नहीं, ये तो बच्चा करंट का भी लिखा है, ऐसे करंट, ठीक है। बाकी शराबबंदी, दहेज प्रथा, ये भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी का ही हिस्सा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिहार में भाग 4 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, परंतु इसके इम्प्लीमेंटेशन में संसाधनों की कमी के साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी मुख्य बाधक अतः सरकार को इन समस्याओं को दूर कर इतना तो ये करना चाहिए। बस इतना लिख दे। मतलब हमेशा कभी ना कभी एक अच्छा पॉजिटिव व्यू आप रख के। मैं यहाँ पे यूएनओ का जिक्र किया, मतलब कि
यूनाइटेड नेशन संगठन का जिक्र किया और उसका जो लक्ष्य है SDG उसके मैं जिक्र करें, क्योंकि देखिए FDG को प्राप्त अगर इंडिया को करना है तो मेरे ख्याल से जो DPS में जितना प्रावधान है वो अगर लागू कर दे तो हम आराम से SDG लागू कर मतलब प्राप्त कर सकते हैं सतत विकास को। बाकी एक अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्य शक्ति का वर्णन करें। क्या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद रबर स्टाम्प है? चर्चा करें। अब देखिए इस सब क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखिए मैं इस सब क्वेश्चन इसलिए देता कि कुछ क्वेश्चन आसान भी रहे, कुछ टफ के रहे। हाँ आगे जब भी मैं मेंस का जो आगे प्रोग्राम होगा तो उसमें जो जब फुल टेस्ट होगा उसमें कई डायनेमिक तरह क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये तो सिंपल है कि ईस्टर्न फॉर्मेट में आपको क्या उनका कार्य शक्ति लिख देना, लगभग आधा पेज में, आधा पार्ट में। बाकी क्या ये उनका रबर स्टाम्प है, लगभग आधा या उससे कम थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ जिक्र किया हूँ, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रपति प्रधान घोषित किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है। ये मैं लिख दिया। आगे लिखा संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार देश का एक राष्ट्रपति होगा जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से संसद की विधानसभा, इसमें लिख दिया। बाकी यहाँ देखिए मैं एक बना दिया फ्लोचार्ट, क्या उनकी शक्तियाँ, उनका कार्य देखिए 1 2 3 4 जितना भी है ऐसे करके बॉक्स में उनका आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब सबका कार्यकारी शक्ति को दिखा दिया, कहाँ नियुक्ति करते हैं, विधायी शक्तियों को दिखा दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, इसे आपको लिख सकते हैं। वित्तीय विधेयक में बजट पास करते हैं, इसे आपको लिख देना, समाधान करते हैं। आपातकाल में क्या करते हैं, आपातकाल लगाते हैं। वीटो का पावर है उनके पास, न्यायिक शक्तियाँ हैं, सर्वोच्च कमांडर हैं, विधायक, मतलब इतना जो नाम उसका उनका जो भी शक्ति और कार्य है उनको जिक्र कर दिया। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपल कि कैसे रबर, ये मेन पार्ट है यहाँ पे लिखा ना। अब यहाँ पे लिख दिया, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है, परंतु राष्ट्रपति अपने अधिकतर शक्ति के प्रयोग मंत्री परिषद पर सलाह पर ही करते हैं। अनुच्छेद 44 है, 45 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो है ना राष्ट्रपति जो है ना अपने अधीनस्थ अधिकारियों का ही जो बात मानेंगे और उसी सलाह पर काम करेंगे, अपने मन से कुछ वो नहीं करेंगे। आप लिख दिया, इस बात आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान लिखना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए अब यहाँ लिख दिया, इसी कारण कभी कभी कहा जाता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की शक्ति शून्य हुमात है, क्योंकि सब काम तो ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनका जो शक्ति कुछ है ही नहीं, और इसलिए कहा जाता है कि यह पद एक रबर स्टाम्प है, यह मैंने जिक्र कर दिया। परंतु ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति निम्न जगह पर विवेकाधीन शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अब कैसे रबर स्टाम्प नहीं है, आपको ये आर्गूमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि लोकसभा चुनाव जब कभी होता है तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, राष्ट्रपति सबसे बड़े पार्टी को PM के लिए नियुक्ति के लिए बुला सकती है या सत्ता बनाने को बुला सकती है। वर्तमान प्रधानमंत्री की अचानक अगर मृत्यु हो जाए तो नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। लोकसभा बहुमत नहीं होने पर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, ये सब, ठीक है ना। आगे यहाँ देखिए, धन विधेयक नए राज्यों का निर्माण राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही हो सकता है। विधेयक पर वीटो का पावर राष्ट्रपति को एक कहीं ना कहीं आज़ाद घोषित करता है, इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति अगर मान लीजिए देखिए कोई कानून गया अगर साइन कर दे ठीक है, नहीं क्या तो वो लौटा सकता है। एक तो ये भी होता है कि वो साइन करे ही नहीं, क्योंकि संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं लिखा हुआ है कब तक साइन करना है। ये भी है, ये सब जो बात है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो है ना सिर्फ ये रबर स्टाम्प नहीं है, ये उससे भी थोड़ा सा बढ़कर है। तो आप यही लिख सकते हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद हमेशा देश में सर्वोच्च है तथा संविधान द्वारा व्यापक शक्ति अधिकार दिए गए हैं। और भी आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना पूरा का पूरा जितना भी GS में क्वेश्चन था ये हो गया। अब यहाँ पे ना मैं दिया था क्वेश्चन कुछ DI का था। अब DI चूँकि मैं DI में पूरा अलग वीडियो लगभग 10 वीडियो लाऊंगा तो मैं उसी में उसका डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ भी टाइम वो डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। जितना भी DI में दिया हूँ या टेस्ट में या जितना था वो मैं अलग डिस्कस, हाँ जिसको DI बनाना हो तो यहाँ पे इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था DI का, पहला ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का डिमांड यही था कि एक आपको पाई चार्ट दिया गया है यहाँ पे, इस तरह का ये पाई चार्ट दिया गया है, ठीक ना। पाई चार्ट में जो है ना आपको जो है अब यहाँ पे कुल संख्या दिया गया, कितना शिक्षक है और कहाँ कहाँ क्या पढ़ाते हैं। फिर बाकी यहाँ पे सवाल 1 2 3 पूछा गया था, इसको जवाब देना था। बाकी इसको फट लीजिए, जिसको बनाना है बना सकते हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, कुछ टेबल वाला सवाल था, ठीक। फिर जो तीसरा नंबर का सवाल जो है ना आपका बार ग्राफ का था। ऐसा 3 क्वेश्चन दिया था, 3 में से कोई 2 आपको करके दिखाना था, ठीक ना। तो इसको मैं अलग से DI का वीडियो में, चूँकि मैं कोशिश करूँगा कि 10 वीडियो DI लाऊँ जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन जितना भी DI टेस्ट में दिया हो ना सारा मैं डिस्कस कर दूँगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब यहाँ यही रहा कि ये पूरा जितना भी क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया। अब इससे डिस्कस यही देखिए कि क्या
कैसे आंसर लिखना है, क्या कमी रह गई, क्या कैसे रह गया, ठीक है ना। हम आके हाँ इसमें देखना, इसका अगर किसी को इनका आंसर चाहिए, देखिए पीछे मैं एक आंसर भी बना के लाया था, मैं देखो देख लीजिए, अगर जो इनका आंसर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और मिला लीजिए, जो टेस्ट दिया है ना कल का, जो टेस्ट दिया वो आंसर अपना मिला लीजिए यहाँ पे कम से कम। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि सहर्षी, मैं इसको बना दिया अच्छे से, कैसे कैसे देख लीजिए, मिला लीजिए, जिनका टेस्ट है वो मिला लेंगे इसको, ठीक है। एक बार इनका देखिए आंसर जो है फर्स्ट का जो है ये आंसर आ रहा है 32.75, ठीक है। बी नंबर में इसमें आ रहा है आपका ये 39.02। बाकी सी में देखिए आंसर 40% आ रहा है। इसका जो ये डेटा देख लीजिए, आंसर का डेटा यहाँ देख लीजिए, सर्कल किया हुआ है, यहाँ देखिए ये सर्कल किया हुआ डेटा है, ठीक ना। बाकी इसमें देखिए ये जो सारा वाला था, इसमें देखिए आपका इसमें जो है ये 2000 आंसर आया है। फिर सी में लगभग आपका जो आंसर ये 2500 आया है, फिर 32 आया है। और इसमें आपका डी वाले में ये 60 से अधिक तुलना में है, बस इतना लिख देना, 28% है। बाकी 4A में देखिए सभी समूह के लिए हम बनाना था, इसका आंसर 22,000 होगा पहले का। फिर इसमें जो है ना 8, ये जो दूसरा सवाल था, इसमें देखिए आपका आंसर ये 57 होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो है ना आपका आंसर ये 486 हो जाएगा। फिर 1116 है। सी में 792 आंसर इसका आएगा। फिर जो है ना ये कितना है आपका जो है ना 342 है। और डी में जो है ना 351 है। फिर जो है अंतिम 1459 है। मतलब ये तीनों का हमें फल बता दिया, आप एक बार मिला लीजिए बारी से, ठीक है ना। क्योंकि जो टेस्ट दिया खा, जो नहीं दिया तो उसको बाद में देके मिला लीजिएगा। तो ये जो आपका जो है पूरा का पूरा आपका है ना पॉलिटी यानी DI का हो गया। DI का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लगभग 10 वीडियो में आएगा, जिसमें कि हर एक चीज़ मैं कवर कर दूंगा, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर अब यहाँ पे ये है कि कल से जो है ना इंडियन इकोनॉमी शुरू हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो शुरू हो रहा है कल से, तो इसमें जो है ना पर डे टॉपिक दिया जाएगा, इसमें 2 कफन दिया जाएगा। बाकी मैं अपना खुद का जो हैंडी टैंड रफ दूंगा आप लोग को पढ़ने के लिए, क्योंकि दिक्कत यहाँ ये है कि GS जो 2 में इकोनॉमी के सेक्शन में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, कैसे करना मैं बताऊंगा। तो मैं अपना दूंगा खुद का नोट दूंगा, फिर उसका 2 आंसर आपको लिखना है। और रात में मैं उसका दोनों क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी सबमिट कर दूंगा। बाकी कॉपी चेक तो करते ही करते हैं। ये सब प्रोसेस चल रहा है। जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर से कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, DI का क्वेश्चन डेली मिलता है हमारे ग्रुप में, ताकि जो है आपका DI भी मजबूत हो जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसे ध्यान रखिएगा, जो भी मैं अभी पॉलिटी का बताया, कहीं ना कहीं ये आपके टॉपिक से संबंधित है। आप इसको एज ए मॉडल आंसर समझिए, और ये फिर पूरा टॉपिक का भी रिवाइज हो गया। ऐसे करके जितना भी टेस्ट लूँगा मैं, तो सबका जो है ना यूट्यूब पे वीडियो आएगा, चाहे हिस्ट्री का लूँगा, इकोनॉमिक्स का लूँगा, सबका वीडियो आएगा। बाकी जो LSW का जो जिनका ऑप्शनल है, या ज्योग्राफी है, या हिस्ट्री है, उस जितना भी मैं टेस्ट अपने ग्रुप में करा रहा हूँ, इन सब का मॉडल फॉर्मेट यही यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। तो हाँ, LSW, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी चल रहा है प्रोग्राम। जिनको भी कुछ चाहिए लेना है तो नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।